सोचो, एक एयरपोर्ट में रहना सिर्फ लेओवर या फ्लाइट में देरी के लिए नहीं, बल्कि सालों साल, जबकि दुनिया तुम्हारे आसपास चलती रहे। लगातार शोर, भीड़ का एंडलेस सिलसिला, ये एहसास कि सब लोग कहीं जा रहे हैं सिवाय तुम्हारे, एक ऐसी जगह फंसे हुए जो गुजरने के लिए बनी है, रहने के लिए नहीं। मेहरान करीमी नासेरी के लिए ये हकीकत थी। 18 लंबे सालों तक पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 उनका अजीब सा घर बन गया, एक दुनिया के अंदर एक और दुनिया। वो न तो कोई पैसेंजर थे और न ही स्टाफ, वो एक निवासी थे, मूवमेंट के लिए बनी जगह में फंसे हुए, ऐसे लोगों से घिरे हुए जो हमेशा आ जा रहे थे। हर दिन वो परिवारों को मिलते बिछड़ते, प्रेमियों को गले लगते और दोस्तों को अलविदा कहते देखते थे, जबकि उनका अपना जीवन सर्वाइवल और इंतजार का रूटीन बन गया था। वो पब्लिक रेस्ट रूम्स में नहाते थे, छोड़े हुए अखबार पढ़ते थे और गुजरते दिनों को मार्क करने के लिए एक डायरी रखते थे। अपनी इंसानियत को बचाए रखने के छोटे छोटे तरीके ढूंढते थे। एयरपोर्ट स्टाफ उन्हें जानने लगे थे। कभी कभी खाना, मुस्कान या थोड़ी देर की बातचीत के लिए ऑफर करते थे। एक इम्पर्सनल जगह में दया के छोटे छोटे काम, वो एक फिक्सचर बन गए थे। एक आदमी जो सिस्टम से बाहर हो गया था, एक नॉन प्लेस में रह रहा था, ज्यादातर लोगों के लिए अदृश्य, फिर भी जिन्होंने उन्हें देखा उनके लिए अनफॉरगेटेबल। ये समझने के लिए कि वो यहां कैसे पहुंचे, हमें उनकी जर्नी देखनी होगी। एक ऐसी कहानी जो खोई हुई आइडेंटिटी, बदलती राजनीति और अपनेपन और सुरक्षा की यूनिवर्सल तलाश से बनी है। नासेरी का कभी एक घर, एक देश और एक नाम था, ऐसी जड़ें जो उन्हें जमीन से जोड़े रखती थीं इससे पहले कि सब कुछ बदल गया। लेकिन टर्मिनल 1 तक का उनका रास्ता लंबा, घुमावदार और कॉम्प्लिकेटेड था, जो दिखाता है कि कोई कितनी आसानी से दुनिया में खो सकता है, भले ही वो सबकी नजरों के सामने हो। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, घर होने का असली मतलब क्या है? क्या ये एक जगह है, एक एहसास है या कुछ और एक इंसान का क्या होता है जब वो उसे खो दे जब दुनिया चलती रहती है लेकिन वो फंसा रहता है। ये उस आदमी की कहानी है जो एक एयरपोर्ट में रहता था, लचीलेपन, नुकसान और घर ढूंढने की एक कहानी। मेहरान करीमी नासिरी का जन्म 1945 में ईरान के मस्जिद सुलेमान में हुआ था। उनके पिता एक ईरानी डॉक्टर थे और माँ एक स्कॉटिश नर्स थीं। वो स्थिरता, परिवार और आने वाले कल की उम्मीद के साथ बड़े हुए। 1920 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में पढ़ने के लिए यूके गए। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने ईरान शाह के खिलाफ विरोध किया। इस फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी। जब उन्होंने 1970 में घर लौटने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, टॉर्चर किया गया और देश से निकाल दिया गया। उनकी नागरिकता छीन ली गई और वो बिना देश के आदमी बन गए। अचानक जिस जगह को वो अपना घर कहते थे वो उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गई। देश निकाला मिलने के बाद उन्होंने एक ऐसे सफर की शुरुआत की जिसमें वो अब एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक भटकने वाले आदमी थे। और उन सब कुछ खोरी इस्माइला, घर, परिवार, नागरिकता। मस्जिद सुलेमान का वो लड़का अब नहीं रहा। उसकी जगह एक ऐसा आदमी था जो एक नई पहचान की तलाश में था। अब उनकी किस्मत दूसरे देशों के कानूनों और राजनीति से जुड़ गई थी। अपनेपन की उनकी तलाश अभी शुरू ही हुई थी। ईरान से निकाले जाने के बाद नासिरी यूरोप में भटकते रहे, शरण की तलाश में थे। उन्होंने जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, युगोस्लाविया हर जगह कोशिश की, पर हर बार उन्हें मना कर दिया गया। वो एक इंसान से सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गए थे, एक देश से दूसरे देश भेजे जाते रहे जैसे उनकी कोई पहचान ही ना हो। साल के साल अनिश्चितता में बीत गए। वो हाशिए पर जी रहे थे, बस एक स्वीकृति की चाह में। 1981 में उम्मीद की एक किरण दिखी। यूएन ने उन्हें बेल्जियम में शरणार्थी का दर्जा दे दिया। पहली बार उन्हें कानूनी तौर पर मान्यता मिली और सुरक्षा भी। बेल्जियम उनका आधिकारिक निवास बन गया और उन्होंने नई शुरुआत के सपने देखना शुरू कर दिया।
नासिरी ने अपनी मां की जन्मभूमि यूके जाने का मन बनाया, एक नई शुरुआत की उम्मीद में। शरणार्थी का दर्जा मिलने के बाद उन्हें लगा कि भविष्य अब उनकी पहुंच में है, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। कागजों पर तो नौकरशाही ने उन्हें एक जगह दे दी थी, लेकिन असलियत में नहीं। वो अभी भी एक सच्चे घर की तलाश में थे। अगला अध्याय उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी कहानी अब और भी अजीब होने वाली थी। बिना देश का आदमी अब एयरपोर्ट का आदमी बनने वाला था। 1928 में नासिरी बेल्जियम से लंदन के लिए निकले, अपने पहचान पत्र साथ लेकर। पेरिस से गुजरते हुए एक मुसीबत आ गई। उनका ब्रीफकेस जिसमें उनके सारे कागजात थे चोरी हो गया। अचानक वह फिर से एक ऐसे आदमी बन गए जिनकी कोई पहचान नहीं थी। वह लंदन के लिए आगे बढ़े, लेकिन हीथ्रो में पास ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें वापस पेरिस भेज दिया, जहां वे चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर फंस गए। फ्रांसीसी अधिकारी उन्हें फ्रांस में प्रवेश नहीं करने दे सकते थे और न ही उन्हें कहीं और भेज सकते थे। उन्हें हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में छोड़ दिया गया। यह ट्रांजिट में यात्रियों के लिए एक जगह थी, रहने के लिए नहीं। गिरफ्तार कर रिहा किए जाने के बाद उन्होंने खुद को टर्मिनल 1 में पाया, जहां जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके कागजात की चोरी ने उन्हें यात्रा से भी ज्यादा महंगा पड़ा। इसने उनकी आजादी छीन ली। हवाई अड्डा उनकी दुनिया बन गया, एक अंतहीन इंतजार की जगह। कानूनी व्यवस्थाओं के पास उनकी स्थिति का कोई जवाब नहीं था। वह देशों, कानूनों और पहचानों के बीच फंसा हुआ एक आदमी था। नए जीवन की उनकी यात्रा यहीं समाप्त हो गई। एक ऐसे टर्मिनल में जो प्रस्थान के लिए बना था, वह इतिहास की सबसे लंबी लोवर शुरू करने वाले थे। हवाई अड्डा अब उनका एकमात्र घर था। नासिरी की दुनिया सिमटकर टर्मिनल 1 की कुछ बेंचों तक रह गई। उसने एक सख्त रूटीन बनाया, जल्दी उठना, पब्लिक रेस्टरूम में नहाना, यात्रियों द्वारा छोड़ी गई किताबें पढ़ना। उसने एक डायरी रखी जिसमें अपनी अजीब जिंदगी का हिसाब रखा। एयरपोर्ट के स्टाफ और यात्रियों की दयालुता ने उसे जिंदा रहने में मदद की। खाना, बातचीत, यहां तक कि मेडिकल चेकअप भी। उसे सर अल्फ्रेड के नाम से जाना जाने लगा। यह नाम एक गलत उच्चारण से मिला था। उसकी जिंदगी सार्वजनिक थी, कोई प्राइवेसी नहीं, बंद करने के लिए कोई दरवाजा नहीं, हर पल सबके सामने। फिर भी उसने अपनी गरिमा बनाए रखी, अपनी चीजों को साफ सुथरा और खुद को अच्छे कपड़े पहना कर रखा। समय के साथ एयरपोर्ट का उसका कोना घर जैसा लगने लगा, किताबों, कागजातों और एक रेडियो के साथ। वह बाहर की दुनिया को सुनता था, लेकिन उसमें शामिल नहीं हो पाता था। उसने हजारों मुलाकातों और विदाइयों को देखा, मानव नाटक का एक शांत दर्शक। वह एयरपोर्ट के इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया, डिपार्चर बोर्ड्स जैसा ही स्थायी। नासिरी अब सिर्फ Montmorency's स्पोर्ट का आदमी था। उसकी पहचान और टर्मिनल एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते थे। कई सालों तक टर्मिनल 1 में रहने के बाद नासिरी को आखिर में आजादी मिली। फ्रेंच अथॉरिटीज ने उसे रेजिडेंस परमिट दिया। बेल्जियम ने नए रिफ्यूजी डॉक्यूमेंट्स दिए, पर नासिरी ने जाने से मना कर दिया। डॉक्यूमेंट्स में उसका चुना हुआ नाम सर अल्फ्रेड नहीं था और न ही यूके को उसकी मंजिल के तौर पर लिखा गया था। वो कोई नई पहचान या कोई अलग नतीजा नहीं मान सकता था। एयरपोर्ट में सालों रहने से वह बदल गया था। बाहर की दुनिया उसे डरावनी और अनजान लगती थी। उसके पास न कोई परिवार था और न ही कोई घर जहां वह वापस जा सके। एयरपोर्ट जो कभी एक जेल था, अब उसका ठिकाना बन गया था। तो मैं ही एयरपोर्ट हूं, उसने एक बार कहा था। जाने का मतलब था उस पहचान और घर को छोड़ देना जिसे वो एक दशक से भी ज्यादा समय से जानता था। कानूनी हल तो था, पर मानसिक रुकावट बहुत ज्यादा थी। वह एयरपोर्ट से इतना घुल मिल गया था कि बाहर की दुनिया से फिर से जुड़ नहीं पा रहा था। उसकी कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि कैसे
लाल फीताशाही और अकेलापन किसी इंसान की हिम्मत तोड़ सकता है। वह जाने के लिए आजाद था, पर अपनी आजाद नहीं था। वह आदमी जिसने घर के लिए लड़ाई लड़ी थी अब नहीं जानता था कि घर में कैसे रहा जाए। नासिरी की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई, जिससे पत्रकार और उत्सुक यात्री उसकी ओर खींचे चले आए। वह एक छोटी मोटी हस्ती बन गया, सर अल्फ्रेड, एयरपोर्ट का आदमी। हॉलीवुड ने इस पर ध्यान दिया। स्टीवन स्पीलबर्ग की 2004 की फिल्म द टर्मिनल, जिसमें टॉम हैंक्स ने अभिनय किया था, उसके जीवन से प्रेरित थी। फिल्म ने उसकी परीक्षा को एक दिल छू लेने वाले एडवेंचर में बदल दिया, जिससे किरदार को प्यार, दोस्ती और एक सुखद अंत मिला। असली नासिरी एयरपोर्ट में ही रहा, शोहरत से अछूता। फिल्म ने उसकी कहानी लाखों लोगों तक पहुंचाई, लेकिन अकेलेपन और मनोवैज्ञानिक नुकसान को छिपा दिया। हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और दुखद थी। फिल्म का अंत उम्मीद के साथ हुआ। नासिरी की हकीकत अंतहीन इंतजार थी। शोहरत ने उसकी समस्याओं को हल नहीं किया और न ही उसके घावों को भरा। वह अब भी सर अल्फ्रेड था। टर्मिनल 1 में रहता था, एक ऐसा आदमी जिसके जीवन का आसान अंत नहीं हुआ। नासिरी की एयरपोर्ट लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से खत्म हुई। कई सालों की रूटीन और जान पहचान के बाद उसकी दुनिया अचानक और हमेशा के लिए बदल गई। 2006 में टर्मिनल में 18 लंबे साल रहने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वह अपना ध्यान नहीं रख पा रहा था। और जो वो एक याद बन गया क्योंकि उसे इलाज के लिए ले जाया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने उसकी रहने की जगह को हटा दिया, उसके अस्तित्व के निशान मिटा दिए। वह उस कोने में कभी वापस नहीं आया जिसे वह कभी अपना घर कहता था। फ्रेंच रेड क्रॉस ने उसे एक शेल्टर में रखा, उसे एक असली बेड और बंद करने के लिए एक दरवाजा दिया। ऐसी साधारण सुविधाएं जो ज्यादातर लोग आम मानते हैं, लेकिन टर्मिनल में इतने सालों बाद उसके लिए यह नहीं थी। लेकिन आजादी बहुत ज्यादा थी। उसे ढलने में दिक्कत हुई। टर्मिनल की रूटीन के बिना वह खोया हुआ महसूस कर रहा था। एयरपोर्ट के बाहर की दुनिया उसे अनजान और डरावनी लग रही थी। वह शेल्टर्स में चुपचाप रहता था, कभी भी दुनिया में अपनी जगह नहीं ढूंढ पाया। जो अपनापन उसे कभी महसूस होता था वह चला गया था। उसकी जगह एक शांत अकेलापन आ गया था। एयरपोर्ट ने उसकी पहचान को इतनी अच्छी तरह से आकार दिया था कि नॉर्मल लाइफ उसे अजीब लगती थी, जैसे वह हर दूसरी जगह पर एक विजिटर हो। 2022 के आखिर में नासिरी चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट वापस आ गया। कुछ समय के लिए टर्मिनल 2F में रहा। ऐसा था जैसे वह उसी जगह पर वापस खींचा चला आया हो जो उसे हमेशा अपना घर लगती थी। कुछ हफ्तों बाद टर्मिनल में 77 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। उसके आखिरी पल उसी जगह पर बीते जिसने उसके अस्तित्व को परिभाषित किया था। उसकी यात्रा वहीं खत्म हुई जहां वह इतने सालों से रुकी हुई थी, चार्ल्स डी गॉल के शांत हॉल्स में। लाल बेंच खाली थी, सर अल्फ्रेड जा चुके थे। वह जगह जहां वह रहता था, अब हजारों में से बस एक और सीट थी। उसने अपनी आखिरी यात्रा उसी जगह से की जो उसे हमेशा अपना घर लगी, यात्रियों की गूंज और टर्मिनल की हलचल से घिरा हुआ। उसकी कहानी उसी टर्मिनल में खत्म हुई जिसने उसकी लाइफ को परिभाषित किया। एक ऐसी जगह जहां उसे निर्वासन और अपनापन दोनों मिले। एयरपोर्ट का आदमी आखिरकार आराम कर रहा था। उसकी यात्रा आखिरकार पूरी हो गई थी। नासिरी की कहानी पूछती है कि घर आखिर क्या है? क्या ये वो जगह है जहां हम वापस लौटते हैं, या कुछ ऐसा जो हम अपने अंदर रखते हैं? क्या ये कोई देश है, कागज का एक टुकड़ा, कुछ डॉक्यूमेंट्स, या कुछ बहुत गहरा एक ऐसा धागा जो हमें लोगों से, यादों से और अपनेपन के एहसास से जोड़ता है? 18 लंबे सालों तक
उनका घर एक टर्मिनल था, एक ऐसी जगह जहां इंतजार किया जाता है, जहां से लोग गुजरते हैं रहने के लिए नहीं। फिर भी वो उनकी पूरी दुनिया बन गई। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि घर सिर्फ एक फिजिकल जगह से ज्यादा है। ये अपनेपन का एहसास है, सेफ्टी का, आइडेंटिटी का। ये जानने का सुकून है कि आप कहीं पर मायने रखते हैं। जब उन्हें आज़ादी ऑफर की गई तो वो उसे ले नहीं पाए। सालों की अनसर्टेनिटी और नुकसान से बनी मेंटल दीवारें वैसी ही रहीं। वो सर अल्फ्रेड राइट एड्स बन गए थे एयरपोर्ट के आदमी। छोड़ना मतलब अपनी बची हुई पहचान खोना था। वो इकलौती जगह जहां उन्हें देखा गया था। नासिरी का जीवन आज़ादी और घर के हमारे आइडियाज को चुनौती देता है, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें असल में क्या बांधे रखता है। वो कानूनी तौर पर आजाद थे लेकिन साइकोलॉजिकली नहीं। डिस्प्लेसमेंट के ट्रॉमा ने उनकी रियलिटी को शेप दिया था। उनकी कहानी एक तीखी याद दिलाती है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी और आइसोलेशन एक इंसान की स्पिरिट को कुचल सकते हैं, उन्हें जेलों में फंसा सकते हैं। वो स्टेटलेस लोगों, भूले बिसरे लोगों, उन लोगों का सिंबल बन गए जो समाज के हाशिए पर रहते हैं, अनसीन और अनसुने। आखिर में अपनेपन की उनकी तलाश सबसे अनलाइकली जगह में खत्म हुई। एक टर्मिनल जो अजनबियों से भरा था, फिर भी अजीब तरह से जाना पहचाना था। उन्हें अपने टर्मिनल में एक अजीब सी शांति मिली, एक ऐसी दुनिया से प्रोटेक्टेड जिसे वो अब नहीं समझते थे, आवाजाही की ताल से घिरे हुए। उनका जीवन हमें एयरपोर्ट्स को अलग तरह से देखने पर मजबूर करता है। लगातार डिपार्चर की जगहें, एंडलेस पॉसिबिलिटी की जगह, लेकिन उनके लिए वो इकलौता घर जिसे वो सच में जानते थे। ये हमें एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर घर वो है जहां आप बिलोंग करते हैं, तो क्या होता है जब आप कहीं बिलोंग नहीं करते सिवाय एंडलेस ट्रांजिट की जगह, हमेशा इंतजार करते हुए, कभी ना पहुंचते हुए। मेहरान करीमी नासिरी की कहानी एक बहुत ही ह्यूमन ट्रेजेडी है और घर, आइडेंटिटी और उन इनविजिबल बॉर्डर्स के मतलब के बारे में एक लेसन है जो हम सब अपने अंदर रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और कहानियां मिस न करें।